और चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट, माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज जो हम लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। अगर आप लोग बी कॉम कर रहे हैं, बीबीए, बीसीए, एमकॉम, एमबीए और आपका इस सब्जेक्ट का नाम कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 12 क्वेश्चन है, तो कोई भी आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं इनमें से, जो कि पास होना चाहते हैं। नहीं तो अदरवाइज पूरी वीडियो देखेंगे तो वेल एंड गुड है, अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे डेफिनेटली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, बेनिफिट, थ्योरी, रिफॉर्म, हर एक चीज को हम अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। वैसे तो इसका वन शॉट मैंने ऑलरेडी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराया है, तो आप वो भी वन शॉट भी ज़रूर देख के जाना। आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। और ये आपके 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका पेपर दिसंबर में है, जून में है, इस साल किसी भी ईयर है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है सोल्ड क्वेश्चन बैंक, जो कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है, और मैंने यहाँ पे डेफिनेशन फीचर सब कुछ इसीलिए लिया है क्योंकि बुक का नाम ही यही है और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है आपसे। सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो सबसे पहले कॉर्पोरेट का मतलब होता है लार्ज कंपनीज, एंड गवर्नेंस का मतलब होता है रूल रेगुलेशन, यानी कि किस तरीके से जो है इसको रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों को हम कनेक्ट करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, तो यानी जो लार्ज कंपनीज हैं उनको किस तरीके से चलाया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, या फिर बिजनेस को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही पार्ट है। तो अब आते हैं अपनी डेफिनेशन पे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस, प्रोसेस बाय विच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल, कि किस तरीके से लार्ज कंपनीज जो हैं वो चली जाएंगी, ठीक है, चलेंगी, रूल रेगुलेशन किस मुताबिक उनको चलाया जाएगा, ठीक है, एंड कंट्रोल किया जाएगा। इट इंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर, और इनमें क्या कौन कौन से जो स्टेक होल्डर के सारे इंटरेस्ट आएंगे, जैसे कि इनमें कौन कौन आता है, शेयर होल्डर हो गया, कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, गवर्नमेंट हो गई, फाइनेंसर हो गया, ये सारे जितने भी हैं कम्युनिटी आर बैलेंस, इन सबको एक तरीके से बैलेंस किया जाएगा, और कहीं ना कहीं वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इम्पैक्ट ये सब डालते हैं। तो यानी कि एक डेफिनेशन और दी गई है यहाँ पे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम बाय विच बिजनेस कॉर्पोरेशन आर डायरेक्टेड, कि जितने भी बिजनेस के कॉर्पोरेशन है वो डायरेक्ट किए जाएंगे, कंट्रोल किए जाएंगे, एंड स्पेसिफिक किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिफरेंट पार्टिसिपेंट के लिए कॉर्पोरेशन के अंदर। अब आते हैं इसके प्रिंसिपल पे। तो यानी कि अगर हमें ये देखना हो कि जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, जैसे स्कूल है, स्कूल कैसे चलता है, कॉलेज कैसे चलता है, यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल कैसे चलते हैं, क्योंकि उनका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात करूँ, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लार्ज कंपनीज के बारे में। अगर कंपनीज ज़्यादा हैं तो उनको रेगुलेट करना ही, रूल एंड रेगुलेशन एंड कंट्रोल करना ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही पार्ट है। और अगर हमें देखना है कि गुड गवर्नेंस है, ठीक है, तो यानी कि अगर हमें गुड गवर्नेंस चेक करना होता है कि वो जो गवर्नेंस है वो गुड है या नहीं है, तो उसके लिए 4 पॉइंट्स का होना मस्ट है। ठीक है, यहाँ पे 5 दिए गए हैं, वैसे 4 होते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये 5 का होना जरूरी है, तो हम इसको गुड गवर्नेंस भी मानेंगे, एंड ये एक तरीके से प्रिंसिपल दिए गए हैं। सबसे पहला आता है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी जो होती है, ट्रांसपेरेंसी मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड टाइमली। यानी कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कंपनीज जो है वो अपने सारे के सारे फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन क्लियरली डिस्क्लोज कर दे और टाइमली डिस्क्लोज कर दे, कुछ भी छुपाए नहीं। अकाउंटेबिलिटी में होता है मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल, मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटेबल है, जवाबदेही है टू द बोर्ड, क्योंकि जो मेन चीज होती है वो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ठीक है, तो वो जो मैनेजमेंट है वो जवाबदेही है बोर्ड को, और जो बोर्ड है वो अकाउंटेबल है शेयर होल्डर के। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन टेकन, ताकि टाइमली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इसीलिए होती है ताकि वो डिसीजन टेक कर सके। फेयरनेस में आता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर, कि जितने भी शेयर होल्डर उनको इक्वल ट्रीट किया जाए, जिसमें माइनॉरिटी एंड फॉरेन शेयर होल्डर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है, कंपनीज मस्ट कंप्लाई विद लॉ एंड एथिकल स्टैंडर्ड एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जिम्मेदारी जो दी गई है वो भी हमें पूरी करनी होती है, एंड जो
कॉरपोरेशन की जो जिम्मेदारी है वो टूवर्ड्स सोसाइटी भी है एंड इन्वायरमेंट भी है, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंस। तो बीओडी जो होता है शुड हैव इंडिपेंडेंट मेंबर टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स होते हैं, और यहाँ साफ साफ लिखा इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड हैव इंडिपेंडेंट मेंबर टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, ताकि कन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो यहाँ पे जो है हमें इंडिपेंडेंस जो है चाहिए होगी। नेक्स्ट आता है हम लोगों का कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स दिए गए हैं, किस प्रकार से हैं वो हमें। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेनिफिट क्या है, यानी कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हम बुक पढ़ रहे हैं या इसकी नॉलेज ले रहे हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट आता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इससे इम्प्रूव हो जाती है। इम्प्रूव कैसे होती है? गुड गवर्नेंस लीड्स टू बेटर डिसीजन मेकिंग, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसका मतलब समझो कि अगर मान लो कोई भी चीज अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड रेगुलेशन पे काम हो रही है तो उसको हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, कि किस तरीके से जो भी लॉ जो भी कानून बनाए गए हैं और हम उसके हिसाब से चलेंगे तो हर चीज बढ़िया होगी। इसी प्रकार से हम अपने घर में जैसे बड़े बूढ़ों की बात मानते हैं और उनकी बात मानते हैं, स्कूल में टीचर की बात सुनते हैं, तो हम एक सक्सेसफुल पर्सन एक टाइम पे बन जाते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा गुड गवर्नेंस है, यानी कि जो रूल रेगुलेशन के मुताबिक अगर काम करते हैं, यानी कि उससे हमारी डिसीजन मेकिंग बेटर होती है एंड साथ ही साथ जो रिसोर्सेज है वो भी एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज हो जाते हैं, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड रेगुलेशन चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इससे क्या होता है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेनिफिट ये है कि जो भी हमारे ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस होती है अट्रैक्ट इन्वेस्टर एंड इंक्रीज मार्केट वैल्यू, यानी कि जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं एंड साथ ही साथ मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है, रिस्क भी मैनेज होता है, यानी कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम रिस्क को एंड जो हमारे जो फ्रॉड्स होने वाले हैं, स्कैंडल्स होने वाले हैं, उससे भी हम बच सकते हैं। एंड लीगल कंप्लाइंस में आता है इंश्योर एडहेरेंस टू लॉ अवॉइडिंग पेनल्टीज, और एक तरीके से हम जो भी पेनल्टीज हम पे लगने वाली है वो भी हम अवॉइड कर पाएंगे गुड गवर्नेंस, क्योंकि हम हर एक चीज कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमें टाइमली चीजें कर लेनी होंगी, इस चीज का हमें ध्यान रखते हैं। इसी वजह से हमारा जो है पेनल्टीज भी बचेंगी, ठीक है, पेनल्टीज भी अवॉइड होंगी। एंड देन आता है सस्टेनेबल ग्रोथ। इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है एंड सस्टेनेबिलिटी भी लीड होती है, बेटर रेपुटेशन होती है, गुडविल मार्केट में अच्छी होती है एंड कॉर्पोरेट इमेज भी अच्छी हो जाती है। और फिर वो कहा जाता है कि ये कंपनी जो है लॉ एंड रेगुलेशन के मुताबिक चल रही है, अच्छे से काम कर रही है, अच्छे से रेगुलेट हो रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अच्छे से चला रहा है और हर एक चीज़ की फेयरनेस है, अकाउंटेबिलिटी है, कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा। तो इस तरीके से फिर फर्स्ट थ्योरी आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। कुछ थ्योरी है, नंबर वन थ्योरी इज एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी बोलती है कि जो कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं ओनर और मैनेजर के बीच में, वो जो है लिखा भी है, उस पर फोकस किया जाता है। मैनेजर में एक्ट इन दे ओन इंटरेस्ट रेदर देन शेयर होल्डर, कि एक तरीके से इंसेंटिव पे ध्यान देना, ऑडिट पे ध्यान देना, ये एजेंसी थ्योरी बोली बोली जाती है। मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि इसके अंदर हर एक चीज को लेके मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हर एक चीज को लेके चला जाता है, शेयर होल्डर के बारे में सोचा जाता है, कस्टमर के बारे में, सप्लायर के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, हर एक चीज इसको इम्पैक्ट डालती है और हर एक चीज इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एंड स्टेक होल्डर थ्योरी बोलती है कि सजेस्ट दैट द कंपनी शुड कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर, नॉट जस्ट शेयर होल्डर। सिर्फ शेयर होल्डर के बारे में सोच के सिर्फ हम हमें हर चीज के बारे में सोचना है, यानी स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना होता है। स्टेक होल्डर में आपके एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर, सोसाइटी सब आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेवर्डशिप थ्योरी जो होती है वो ऐसा हम एज्यूम करेंगे। एज्यूम मैनेजर एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेवर्ड ऑफ द कंपनी एंड वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल रेदर देन पर्सनल गेन। पर्सनल गेन की बजाय जो है हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल पे काम करना होता है। नेक्स्ट आता है रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी जो होती है वो एक तरीके से बोर्ड मेंबर प्रोवाइड वैल्यूएबल रिसोर्सेज, जो भी बोर्ड के मेंबर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज जैसे एक्सपर्टीज, कनेक्शन, इन्फॉर्मेशन टू दे ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन कनेक्शन देते हैं, जिसको हम रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोगों का ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्योरी, जिसमें क्या होता है, फोकस करा जाता है मिनिमम कॉस्ट इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन थ्रू प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, यानी प्रॉपर एक गवर्नेंस के स्ट्रक्चर पे काम करना, वो भी मिनिमम कॉस्ट पे फोकस करना। सो ये तो थे हमारे थ्योरीज। नेक्स्ट आता है रिफॉर्म्स क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। तो सबसे पहला रिफॉर्म है ग्लोबल। ग्लोबल रिफॉर्म क्या है, तो इसमें बोला गया है
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट गाइडलाइन 1999 रिवाइज लेटर। तो यानी कि ग्लोबल नाम से समझ में आता है ग्लोबली काम हो रहा है, यानी कि बोर्ड इंडिपेंडेंस है, शेयर होल्डर के राइट्स अपने बताए गए हैं। नेक्स्ट आता है इंडियन रिफॉर्म। इंडियन रिफॉर्म में क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट बोलता है कि हमें बोर्ड कंपोजिशन पे फोकस करना है, ऑडिट की कमेटी पे एंड डिस्क्लोजर पे कि क्या चीज डिस्क्लोज हो रही है और क्या नहीं हो रही है, और जो मेन चीज है वो डिस्क्लोज हो भी रही है या नहीं हो रही है। ये मस्ट है, क्योंकि जब इन फ्यूचर जो घपले हो जाते हैं, बहुत सारे घपले आपने जो हर्षद मेहता वाला है या बहुत सारे, जब मैंने आपको पढ़ाया होगा, जो वन शॉट आपने नहीं देखा तो देखना, उसमें काफी सारे केसेस हैं। बैंक के साथ बैंक के किसी एम्प्लॉय ने, मैनेजर ने धोखाधड़ी कर ली, या और जो बहुत सारे फ्रॉड मैंने बताए थे। तो क्या है कि उसमें वही होता है, हमें हमारे पास डेटा होता है, हमारा मन ललचा जाता है और हम एक तरीके से जो है कंपनी डुबा देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ स्कैंडल्स हुए थे, ठीक है, और इन फ्यूचर भी होंगे, हो रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर बताया गया कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो इंट्रोड्यूस करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, मैंडेटरी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। तभी तो वो पॉइंट्स बोले जा रहे हैं ना कि फेयरनेस होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये मस्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे बोला भी गया है कि डिस्क्लोज नॉर्म हो गया, सेबी हो गया। सेबी रेगुलेशन 2015 बताता है कि यहाँ पे लिस्टिंग ऑब्लिगेशन जो डिस्क्लोजर है वो काफ़ी रिक्वायरमेंट है, और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ आई आप लोगों को, ठीक है। गवर्नेंस में कि भाई हाउ टू कंट्रोल द स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स, ये सब। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कुछ कमेटीज हैं, जैसे कि यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला कमेटी है, नारायणा हो गया, एंड उदय कोटक कमेटी 2017, ये आप बना के लिख सकते हो। कंक्लूजन उनके लिए है, जो कि शॉर्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन CSR एंड कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। तो देखो भाई, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम CSR बोलेंगे और इसको मैं CS बोलूंगी, ठीक है, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर CSR क्या होता है? CSR टू द company responsibility to contribute positively to society and the environment beyond its profit motive। यानी CSR को हम थोड़ा मतलब समझते हैं। देखो, कॉर्पोरेट का मतलब मैंने आपको बताया था लार्ज कंपनीज, ठीक है। लार्ज कंपनी, सोशल मतलब सोसाइटी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। तो यानी कि जो लार्ज कंपनी की जो जिम्मेदारी बनती है, किसको लेके? सोसाइटी को लेके, तो वो CSR है, ठीक है। CSR रेफर्स टू द कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तरीके से कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंट्रीब्यूट करे, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी में, और इन्वायरमेंट बियॉन्ड इट प्रॉफिट मोटिव, मतलब प्रॉफिट के साथ साथ इस सोसाइटी समाज के बारे में भी सोचे, ठीक है। तो इसका ना एक एग्जांपल है, जैसे कि डोनेट करना, स्कूल में डोनेशन दे देनी, बिल्डिंग हॉस्पिटल हो गया, डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम चला देने। तो ये CSR जो है एक तरीके से किसका पार्ट है? कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी का ही पार्ट है, ठीक है। और जो यहाँ पर आता है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी जो होती है वो फोकस करती है ऑन कंडक्टिंग बिजनेस इन अ वे दैट इंश्योर लॉन्ग टर्म और इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी। यानी जो हमारा CS है वो फोकस डालती है, कॉर्पोरेट मतलब लार्ज कंपनी, सस्टेनेबिलिटी, यानी जो लार्ज कंपनीज हैं एक तरीके से उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो किस चीज़ पे, मतलब ये पूरी चीज़ किस पे फोकस करती है? कंडक्टिंग बिजनेस इन अ वे दैट इंश्योर लॉन्ग टर्म, जो इन्वायरमेंटल या कोई सोशल या फिर इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी है उसको इंश्योर करती है, ठीक है। तो इसका फोकस, CSR का फोकस होता है सोशल वेलफेयर, यानी सोसाइटी के बारे में सोचना, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी कुछ जिम्मेदारी है। बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और बिजनेस ऑपरेशन के बारे में, रिसोर्स के बारे में सोचा जाता है। यहाँ पे अप्रोच की बात करूँ तो यहाँ पे चैरिटी एंड डोनेशन ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे जो है बिजनेस की स्ट्रैटेजी और डिसीजन मेक पे काम किया जाता है कि किस तरीके से काम होना है लंबे समय के लिए, एंड सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने समझा दिए। और यहाँ पे क्या होता है, कंपनी की इमेज को सुधारा जाता है और सोशल ऑब्लिगेशन, समाज के जो भी ऑब्लिगेशन है उसे पूरा किया जाता है। शॉर्ट टर्म होता है, पीरियोडिक होता है, इनिशिएटिव होता है, ठीक है। ये लिमिटेड होता है, ये ब्रॉड स्कोप होता है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्कैम्स क्या होता है। तो देखो भाई, स्कैम्स जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया भी था। तो जो स्कैम होता है एक तरीके से फ्रॉडुलेंट और डिसेप्टिव स्कीम है, जो कि डिजाइन टू चीट पीपल आउट ऑफ मनी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और अदर वैल्यू एसेट्स। स्कैम यूजुअली जो होता है वो किस लिए होता है? डिसऑनेस्टी, मैनिपुलेशन करना, किसी को झूठा वादा कर देना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो स्कैम में आती है। स्कैम एक तरीके से प्लान ट्रिक होती है टू डिसीव पीपल फॉर पर्सनल गेन, अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा देना और ट्रिक लगा के। तो फिर स्कैम भी कई तरह के होते हैं। तो एक आता है डिसेप्शन। डिसेप्शन में आता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू द
मिसलीड विक्टिम, ठीक है। एंड इट टेंड टू चीट, इस चीट में आता है, इसका मेन मकसद ही क्या होता है, इलीगल गेन होता है, ठीक है। एंड टारगेटेड विक्टिम्स में आता है ऑफ्टन टारगेट वेन्यूएबल अनअवेयर। तो जी यहाँ पे जो आता है वो आता है टारगेटिंग विक्टिम्स, ठीक है। ऑफ्टन टारगेट vulnerable or unaware individual and use of technology. Many scams occur through phone, email और the internet. And next आता है hidden identity, यानी कि एक तरीके से जो आइडेंटिटी है वो छुपी हुई होती है। स्कैमर ऑफ्टन कंसील देयर ट्रू आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके जो है यहाँ पे स्कैम करते हैं। और टारगेटिंग में आप लोगों को पता ही है, अनअवेयर होते हैं इंडिविजुअल्स। एंड ये मैंने आपको बताया। जो स्कैम होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं। होते हैं फाइनेंशियल, बैंकिंग, ऑनलाइन आइडेंटिटी, जॉब, लॉटरी, कॉर्पोरेट, ये सब ना स्कैम में आते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि जो फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं, जैसे हर्षद मेहता स्कैम है, ठीक है, और मैंने उसको काफ़ी डिटेल में कराया वन शॉट में, तो वहाँ पे भी आप समझ सकते हो। तो फ्रॉड रिलेटेड टू मनी एंड इन्वेस्टमेंट, की जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं वो मनी रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, जैसे पॉन्जी स्कीम है, कोई फेक इन्वेस्टमेंट प्लान हो गए, तो वो सब आते हैं फाइनेंशियल में। बैंकिंग स्कैम में आता है जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे इन्वॉल्व चीटिंग थ्रू बैंक अकाउंट, जैसे एटीएम हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, ओटीपी फ्रॉड हो गया, फिशिंग कॉल्स हो गया, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन एंड साइबर स्कैम। ये तो जैसे फेक वेबसाइट पे आप जाते हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट की ना, अगर हमें किसी गवर्नमेंट का फॉर्म भरना होता है, तो मैंने कई बच्चों से सुना भी है कि मैम हमारे पैसे फंस गए और हमें लगा था गवर्नमेंट का फॉर्म निकला है। तो भाई जब आप फॉर्म भरते हैं तो हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है, बट हम जल्दी जल्दी बाजी के चक्कर में गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है उसके जैसा ही उन्होंने एक कॉपी बना रखी होती है, उसी तरीके की वेबसाइट बना रखी होती है, और वहाँ पे पेमेंट भी आ रही होती है। इनफैक्ट वो 500 हजार या कोई भी एक फीस रख देते हैं और हमें लगता है कम है, या ये या इस चक्कर में या कुछ भी, तो हम उसमें जाके पैसे फंसा देते हैं अपने, ठीक है। तो सोशल मीडिया फ्रॉड है, फेक वेबसाइट है। आइडेंटिटी थेफ्ट में आता है जैसे स्टीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि हम क्या करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करते हैं, जैसे आधार, पैन, बैंक अकाउंट फॉर फ्रॉड, यानी कि हम लोग यहाँ पे चोरी कर रहे हैं एक तरीके से। जॉब स्कैम में आता है फेक जॉब ऑफर आस्किंग फॉर रजिस्ट्रेशन फीस और डिपॉजिट। देखो ये जो जॉब स्कैम है ना, ये बड़ा हिज कॉमन है। और जैसे कि जॉब के नाम पे आपको बोलेंगे कि हमने कंसल्टेंसी खोली हुई है, या फिर आप इतने बजे यहाँ आ जाना, और आपको ना 10,000 रुपये या 1200 रुपये, 500 रुपये, इस तरीके से कुछ फीस रखी होती है। ज़्यादा रखेंगे तो शक होगा, बट 1000-2000 रुपये वो रख देते हैं। और काफ़ी टाइम से इस काम चला हो रहा है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के साथ कौन सा स्कैम हुआ है कौन सा नहीं, बट जॉब स्कैम होता है जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस मांगी जाती है। अब ना मेरे दिमाग में ना एक टॉपिक आ रहा है, टॉपिक नहीं मतलब स्कैम ही है वो भी। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, ठीक है, और ये बिल्कुल मतलब ताज़ा ताज़ा एग्जांपल है जो मेरे माइंड में है और रियल भी है, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। तो इंस्टा एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो है आप लोगों के लिए हैंड रिटन असाइनमेंट बनाते हैं, काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता, जो बच्चे अभी नए आएंगे चैनल पे, तो वो देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा। तो मैं मतलब हमारी टीम इस पे काम कर रही है, और हम तो ऐसा करते हैं कि फुल पेमेंट अगर बच्चा नहीं कर रहा तो कोई नहीं, हम 1/3 या फिर हाफ पेमेंट ले लेते हैं असाइनमेंट की, और उसके बाद कुछ दिन बाद जैसे वो बाकी के असाइनमेंट बनते हैं तो बाकी फिर हम बाद में ले लेते हैं। और प्रॉपर नेम, एड्रेस, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, ठीक है, मतलब हर एक चीज़ प्रॉपर वे से करते हैं हम लोग। बट कुछ दिन ऐसे ही मैं जब इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, तो असाइनमेंट रिलेटेड, प्रोजेक्ट रिलेटेड मुझे कोई पेज दिखाई देता है। आई थिंक मुझे लगता है उस पे ऐड ही चली हुई थी, ऐड चला रखी थी, बट वो मुझे शो कर रहा था। तो मैंने उस ऐड पे ध्यान नहीं दिया, बट वो असाइनमेंट रिलेटेड ही था, प्रोजेक्ट रिलेटेड ही था। तो वहाँ पे लिखा था कि भाई अ, उन लोगों को कुछ टीम चाहिए या फिर कुछ लोग चाहिए जो कि उनके प्रोजेक्ट को, काम को पूरा कंप्लीट करें, और इस प्रकार से। तो मैंने उस नंबर पे मैसेज किया था। सो मैंने मैसेज किया कि हम लोग जो है, हमारी टीम इस पे काम करती है, अगर आपको भी कोई प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट्स बनवाने हैं तो आप बनवा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि नीड है, ठीक है। तो मैंने जब मैसेज किया तो उनका रिप्लाई भी आया, और तुरंत रिप्लाई आया। सो मैंने उस टाइम तो उनके इंस्टाग्राम पे ध्यान नहीं दिया था कि वो रियल है या फेक है, क्योंकि आजकल फेक अकाउंट बहुत सारे बन चुके हैं। और ये स्कैम जो है, पहले मुझे नहीं पता चल रहा था नहीं चल रहा था, बट अभी चल तो बहुत पहले से रहा होगा, लेकिन मेरी नज़र में तो ये अभी आया था इंस्टाग्राम वाला, क्योंकि अभी मुझे ये वाला एग्जांपल याद आया ना कि रजिस्ट्रेशन फीस वाला, सेम उसमें भी वही था। तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया,
और बोला कि हमें 10 डेज़ का हम 10,000 पे करेंगे, 15 डेज़ का हमारा पैकेज 15,000 का है कि 15 दिन में हमारे को प्रोजेक्ट या कहाँ असाइनमेंट कंप्लीट करके दो, हम 15,000 पे करेंगे। तो इस प्रकार से है, तो जब वो हमारी टीम हम लोग काम करेंगे तो हम लोग रजिस्ट्रेशन क्यों भरेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस क्यों फिल देंगे हम। तो उसमें ये बोला गया कि आपको जो है अब 1500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन के देने पड़ेंगे पहले, उसके बाद आपको काम मिलेगा। तो भाई उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने उस इंस्टाग्राम के अकाउंट को जब देखा, तो देखा कि पोस्ट तो बहुत सारे हैं, बस उस पे लाइक कुछ भी नहीं है और ब्लू टिक भी ले रखा है किसी ने, फॉलोअर्स ऐसे फेक बढ़वा रखे होंगे। तो इस प्रकार से भी स्कैम होते हैं। तो प्लीज़, कई बच्चों के तो असाइनमेंट के पैसे फँस जाते हैं और मेरे माइंड में ना ये मैंने देखा है ये, और मैंने सोचा आप लोगों से ये जो है वो शेयर करूँ। तो मुझे पता लग गया था कि ये फेक ही अकाउंट है। तो कई बच्चे मुझे मैसेज भी करते हैं जब वो नए-नए आते हैं, जब उन्हें असाइनमेंट बनवाना होता है कि मैम हमारे पैसे फँस तो नहीं जाएँगे? हमें हमारे ऑलरेडी पैसे फँस चुके हैं। तो प्लीज़ आप कभी भी किसी से भी असाइनमेंट बनवाएँ, तो किसी ऐसे बंदे से ना बनवाएँ जिसको आप बिल्कुल ही नहीं जानते, जिसकी आइडेंटिटी आपको पता नहीं है। वो फिर क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं और कुछ अता-पता ही नहीं होता। ठीक है? अब हमारे साथ क्या होता है कि कई बार, वैसे तो हमारे जितने भी असाइनमेंट्स हैं, वो हमेशा टाइमली डिलीवर हो जाते हैं। लेकिन 1-2 केसेस ऐसे थे जिसमें क्या हुआ था, बच्चे ने ही फ़ोन नहीं उठाया था और वो पार्सल मेरे पास वापस आ गया था। बट फिर भी हम उसको दोबारा कोरियर कराया, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर 1 या 2 बार वो उस बच्चे ने माना कि बच्चे की भी गलती है कि उसने जो है फ़ोन रिसीव नहीं किया था, पार्सल वापस आ गया था, बट स्टिल हमारा भी फ़र्ज़ है, उसने हमारे पे ट्रस्ट किया तो हम भी उसके ट्रस्ट को रखें और फिर हमने उसको दोबारा कोरियर किया था। तो आप जभी भी बनवाते हैं, किसी से भी बनवाओ, लेकिन उस जान-पहचान वाले से ही बनवाना, ठीक है? तो नेक्स्ट जो आता है, ये स्कैम मुझे याद आ गया था, और प्लीज़ आप भी कहीं पे भी कोई भी ऐसे पैसे मत भरा करो, जहाँ पे आपके पैसे डूबने का डर हो। एंड नेक्स्ट आता है लॉटरी। लॉटरी एंड प्राइज़ स्कैम तो आपको पता है, लॉटरी तो पहले बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है? ये तो आप जानते ही हो। हुँ? कॉर्पोरेट स्कैम में आता है, जैसे सत्यम स्कैम है, नीरव मोदी स्कैम है, कि लार्ज स्केल पे फ्रॉड जो होते हैं ना, इन्वॉल्व होती है, जिसमें कंपनी फाइनेंशियल मैनिपुलेशंस होते हैं, मतलब खर्चे ज़्यादा दिखा दिए, ठीक है? और प्रॉफिट दिखाया नहीं। स्कैम के कॉजेज़ क्या हैं? सबसे पहला तो यही है कि लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है ना, वो कम है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा स्कैम हो रहा है, अगर आपके साथ भी कोई स्कैम हुआ है या होते-होते बचा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और इससे बाकी बच्चों को भी पता चलेगा और वो भी अवेयर हो जाएँगे, ठीक है? ग्रीड फॉर क्विक मनी, यानी कि लोगों को कमाने का एक शॉर्टकट चाहिए, ठीक है? तो इस प्रकार से है। एंड नेक्स्ट आता है वीक रेगुलेटरी सिस्टम जो है, वो रहता है, टेक्नोलॉजिकल मिसयूज़ होता है, पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी एक स्कैम का कॉज़ है। नेक्स्ट आता है इफ़ेक्ट ऑफ स्कैम। सबसे पहला आता है स्कैम के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, तो सबसे पहला फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, आपको पता ही है, विक्टिम लॉस मनी और एसेट्स। किसी के साथ कोई स्कैम हो जाए तो आप सोच सकते हैं, स्कैम मेरे माइंड में तो काफ़ी सारे हैं, क्योंकि जब मैं ऑफ़लाइन क्लास लेती हूँ ना, तो बच्चों से डिस्कस करती रहती हूँ इस बारे में कि आप शेयर करो, हर हर कोई कोई ना कोई शेयर करता है, और ऐसे 1-2 सेशन हम लोग पढ़ते-पढ़ते करते हैं ऑफ़लाइन क्लास में। तो ऐसे तो बहुत सारे माइंड में मेरे स्कैम्स आ रहे हैं जो कि बच्चों ने मेरे साथ शेयर करे थे। बट अभी वीडियो लेंथी हो जाएगा, पेपरों का टाइम है, ठीक है? जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी ना, तब आप लोगों से काफ़ी डिस्कस करूँगी, या फिर जब मैं ऐप पे अपनी क्लास लूँगी, तो अभी पीपीटीज़ बन रही हैं, तो ऐप जिसने डाउनलोड नहीं किया, नानक एजुकेशन पॉइंट का ऐप है, वो डाउनलोड कर लो। वहाँ पे हम लोगों की जो क्लासेस होंगी वो लाइव हो जाएँगी जल्दी, ठीक है? तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आता है कि फाइनेंशियल लॉस होना, एंड ट्रस्ट भी लॉस हो जाता है एक तरीके से, बैंक के प्रति, कंपनी के प्रति, इंस्टीट्यूशन डिक्रीज़। जैसे कि कोई प्राइवेट बैंक आया, उसने आपके पैसे रखे और उसके बाद जो है वहाँ से पैसा जो है वो आपको नहीं मिलता है या फिर चोरी हो जाता है। तो इस तरीके से बैंक के प्रति जो ट्रस्ट है या फिर कंपनीज़ के प्रति ट्रस्ट है, वो हमारा ख़त्म हो जाता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आता है, लार्ज स्कैम जो होता है, एक पूरी इकोनॉमी को हिला के रख देता है और फाइनेंशियल मार्केट को भी हिला के रख देता है। लीगल कॉन्सिक्वेंस, जैसे कि लीड्स टू कोर्ट केसेज़ या पेनल्टी हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। प्रिवेंशन ऑफ स्कैम में आता है कि अगर हमें स्कैम से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए। अब क्या होता है, डू नॉट शेयर ओटीपी। हम जो यूथ हैं वो तो कहीं न कहीं किसी लेवल पे
हम जो है अवेयर हो चुके हैं, हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल भी गए हैं, कंपनीज़ जाते हैं, तो कलीग एक-दूसरे से शेयर करते हैं, तो हमारे माइंड में वो स्कैम याद रहता है और हम अगली बार अवेयर रहते हैं। ठीक है? इसीलिए मैंने आपको बोला कि जिसके साथ भी स्कैम या हुआ है या होने वाला था या फैमिली में किसी के साथ हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, ठीक है? सो दैट बाकी बच्चों को भी जो है कहीं न कहीं ज्ञान मिलेगा, ठीक है? तो ओटीपी शेयर नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग स्मार्ट हैं, हम लोग स्मार्ट इन द सेंस कि हमें चीज़ों के बारे में पता है कि स्कैम इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो भी ये फ्रॉड करते हैं, स्कैम्स करते हैं, वो कहीं न कहीं सीनियर सिटीज़न को ढूँढते हैं या कोई ऐसे पर्सन को ढूँढते हैं कि जो कि ज़्यादा अवेयर है नहीं और उसके पास फ़ोन है और ओटीपी ले ले और उनका खाता खाली कर ले। ठीक है? पिन पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए, सोर्सेज़ जो है वेरीफ़ाई करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग और पेइंग मनी। आपको कहीं भी पैसा लगाने से पहले या पे करने से पहले सोर्सेज़ को वेरीफ़ाई करना चाहिए। ठीक है? लिंक और ईमेल पे ऐसे ही अवॉइड करना चाहिए, कोई भी किसी पे भी क्लिक ना करें कि खाता खाली हो सकता है। सिक्योर बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करना है, अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, एजुकेट अदर्स। आ गया ना पॉइंट, एजुकेट अदर्स, क्योंकि जब कोई भी स्कैम के बारे में बात करते हैं हम, तो उससे जो होता है हमारे माइंड में वो चीज़ याद रह जाती है, ठीक है? मेरे माइंड में अभी मेरा मन तो कर रहा है मैं आप लोगों से काफ़ी सारे स्कैम डिस्कस करूँ, छोटे-मोटे तो जो मेरे स्टूडेंट ने शेयर कर दिए, बट टाइम बहुत लिमिटेड है, ठीक है? क्योंकि अभी मेरे को काफ़ी सारे सब्जेक्ट कराने हैं। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ अथॉरिटीज़, जो आता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑर्गनाइजेशन के अंदर जो है हेल्प रेगुलेट फाइनेंशियल सिस्टम एंड प्रिवेंट स्कैम थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड मॉनिटरिंग। एक तरीके से जो अथॉरिटी के जो रूल्स हैं वो यही हैं, आरबीआई है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक तो मैं बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे को एक कॉल आई, हो गया इस बात को काफ़ी टाइम हो गया, तो वो बोल रहा है कि मुझे ना आपके आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आया होगा, मुझे बता दो, मैं आरबीआई से बोल रहा हूँ। तो मैं यही सोच रही थी कि मतलब बेवकूफ़ है जो फ़ोन करने वाला को, उसको यही नहीं पता कि भाई आरबीआई मुझे क्यों फ़ोन करेगा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मुझे क्यों फ़ोन करेगा। अभी ये लिखा हुआ आया तो मुझे माइंड में याद आ गया। सो वही है कि कहते हैं ना कि हम जब नकल करते हैं तो उसके लिए भी अकल चाहिए। नकल तो क्या, उसमें चोरी करने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। तो जो उसके पास नहीं था, बोलता है आरबीआई से मैं बात कर रहा हूँ। आरबीआई का काम क्या, करेंसी छापना, वो मुझे क्यों फ़ोन करेगा, ठीक है? तो सत्यम स्कैम की ना एक छोटी-सी स्टोरी है, जो यहाँ दी गई है, ठीक है? तो कॉन्क्लूज़न एक बार मैं देख लेती हूँ। तो देखो भाई, स्कैम आर द सीरियस थ्रेट टू इंडिविजुअल एंड द इकोनॉमी। With increasing digitalization, the risk of scam is growing rapidly. Awareness, strong law, and responsible behavior are essential to prevent fraud and ensure financial safety. तो आपने देखा होगा कि लाइक जैसे हम यूट्यूब पे हमारा चैनल होता है या हम फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो हमारे जो अकाउंट हैं वो अब सिक्योर कर दिए गए हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं, पिन हम उस पे लगा सकते हैं, पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं। हर एक चीज़ की फैसिलिटी क्यों दी गई? क्योंकि आजकल जो है स्कैम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? तो यानी जो स्कैम है बहुत ही सीरियस कंसर्न है हर एक इंडिविजुअल के लिए इकोनॉमी के अंदर, और ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जितना डिजिटलाइज़ेशन होता जाएगा, रिस्क उतने ही ग्रोइंग बढ़ते जाएँगे, और अवेयरनेस फैलाना, स्ट्रॉन्ग लॉ बनाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम फ्रॉड को पकड़ सकें और एक तरीके से फाइनेंशियल सेफ्टी भी बनी रहे। सत्यम स्कैम 2009 की स्टोरी आपको डिटेल में समझनी है तो वन शॉट देखना, ठीक है? नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के बीच के डिफरेंस को हम समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला देखो भाई, यहाँ आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ रूल्स प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस बाय विच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। वही वाला कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया कि एक तरीके से सिस्टम है रूल्स रेगुलेशन प्रैक्टिस का, जिसमें कंपनी को डायरेक्ट किया जाएगा और कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है? एंड कॉर्पोरेट एक्सीलेंस का मतलब रेफर्स टू अचीविंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस थ्रू क्वालिटी इनोवेशन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यानी कॉर्पोरेट एक्सीलेंस क्या है कि जो लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज हैं वो किस तरीके से जो है एक्सीलेंस में आएंगी, यानी कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को अचीव कर ले, साथ ही साथ बिजनेस थ्रू क्वालिटी इनोवेशन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहे। कंपनीज में एक तरीके से इनोवेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो कानून के तौर पे यहाँ पे अगर वो कोई कंपनीज जो हैं लार्ज कंपनीज, अगर वो लॉ रूल्स के अकॉर्डिंग चल रही हैं तो उसके साथ साथ उन्हें जो है इनोवेशन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी चाहिए होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो सीजी होता है, यहाँ पे मैं बोलूँगी सीजी, एक मिनट, CGCE, ठीक है?
तो जो सीजी होता है वो बेसिकली फोकस डालता है कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, कंप्लायंस पे, जबकि जो सीई होता है वो फोकस करता है परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड सुपीरियर रिजल्ट्स। ठीक है, उनको रिजल्ट्स अच्छे चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्सीलेंस है। एक्सीलेंस तभी माना जाता है जब परफॉर्मेंस अच्छी हो, एफिशिएंसी अच्छी हो। एंड सीजी का जो उद्देश्य है वो यही है कि स्टेक होल्डर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और जबकि यहाँ पे क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म सक्सेस पे बात करता है। इसका जो नेचर होता है रेगुलेटरी और कंप्लायंस ओरिएंटेड होता है। इसमें वॉलंटरी एंड परफॉर्मेंस की किस तरीके से परफॉर्मेंस चल रही है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं पहले इसको हम। फॉलोइंग रूल सेट बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और कंपनीज एक्ट, यानी जो हमारे रूल्स जो है सेट करे गए हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे कंपनीज एक्ट के द्वारा इसके रूल्स को सेट किया गया। जबकि जो हमारा सीई होता है उसके अंदर आता है अचीविंग हाई स्टैंडर्ड लाइक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, कि अच्छे अच्छे बिजनेस मॉडल को बनाना है, उसको फॉलो करना है, और हाई स्टैंडर्ड जो होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को भी फॉलो अप करना है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है, बाकी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मॉडल्स। मॉडल्स में आता है जापानीज, जर्मन मॉडल्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जो बताया गया, जापानीज मॉडल के बारे में बताया गया कि जो जापानीज मॉडल होता है वो एक तरीके से स्टेक होल्डर ओरिएंटेड मॉडल होता है, जिसमें वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, बैंक, बिजनेस पार्टनर आर गिवन इंपॉर्टेंस अलोंग विद द शेयर होल्डर। एक तरीके से नाम से ही समझ में आ रहा है स्टेक होल्डर ओरिएंटेड, यानी कि यहाँ पे स्टेक होल्डर में सब लोग आ जाते हैं, सबके बारे में सोचा जाता है, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो बिजनेस है, हर किसी को गिवन इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोगों का की फीचर्स क्या है, यहाँ पे बताए गए हैं। मेन बैंक सिस्टम है, इनसाइडर कंट्रोल है, लॉन्ग टर्म फोकस है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड है, यानी कि जो हमारा बैंक सिस्टम है इसमें आता है सिंगल बैंक प्लेज अ मेजर रोल इन फाइनेंसिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कंपनी, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग क्राइसिस। जो भी क्राइसिस आ जाते हैं उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। कौन देता है? हमारा कौन सा मॉडल? जापानीज मॉडल। तो दूसरा आता है इनसाइडर कंट्रोल, यानी बीओडी जो होता है मेनली कंसिस्ट किया जाता है इंटरनल मेंबर, कंपनी एग्जीक्यूटिव, लेस प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसमें प्रेजेंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कम होती है, लेकिन बीओडी ही मेन कंसिस्ट करता है इंटरनल मेंबर्स को। लॉन्ग टर्म फोकस रहता है, लंबे समय के लिए ग्रोथ की बात होती है, एंड एम्प्लॉय ओरिएंटेड होता है, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट सिस्टम भी मेन होता है। फायदे क्या है इसके? फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है, लंबे समय के लिए प्लानिंग एंड ग्रोथ होती है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखने को मिलता है। बट इसकी कुछ बुराइयां भी हैं, ट्रांसपेरेंसी में कमी देखने को मिलती है, वीक प्रोटेक्शन होती है माइनॉरिटी शेयर होल्डर की, लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी होती है ड्यू टू इनसाइड कंट्रोल, अंदर के कंट्रोल की वजह से जवाबदेही थोड़ा कम होता है, ट्रांसपेरेंसी भी कम होती है। नेक्स्ट आता है जर्मन मॉडल। जर्मन मॉडल जो होता है ऑल्सो स्टेक होल्डर ओरिएंटेड मॉडल इस एम्प्राइजेस को डिटर्मिनेशन वेयर एम्प्लॉयज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट के डिसीजन में। तो टू टायर बोर्ड सिस्टम इसे हम बोल सकते हैं, मैनेजमेंट बोर्ड और सुपरवाइजरी बोर्ड भी हम कहते हैं। मैनेजमेंट बोर्ड क्या करता है? डेली के ऑपरेशन को हैंडल करता है, जबकि सुपरवाइजरी बोर्ड जो होता है वो मॉनिटर करता है एंड कंट्रोल करता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है हम लोगों का कॉड डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसमें आता है एम्प्लॉय हैव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुपरवाइजरी बोर्ड, और ये हेल्प इन बैलेंसिंग इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एंड ओनर, मतलब जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी हमारे ओनर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को ये बैलेंस करने में मदद करता है। बैंक बेस्ड सिस्टम जो होता है वो किस प्रकार से है कि बैंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें? फाइनेंसिंग में भी और गवर्नेंस में भी। गवर्नेंस बोले तो हाउ टू कंट्रोल, एंड फाइनेंसिंग मतलब पैसों में। ऑफ्टन होल्ड शेयर एंड वोटिंग राइट्स भी इसमें देखने को मिलता है। बाकी आप लिख सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करूं मैं तो इसमें क्या होता है, टू टायर मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, फ्रॉड जो होता है वो रिड्यूस होता है इससे, एंड स्टेक होल्डर अप्रोच भी इससे बैलेंस होती है। लेकिन वहीं पे इसकी बुराई भी है, डिसीजन मेक बहुत स्लोली स्लोली होता है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, एंड कन्फ्लिक्ट हो सकता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है, ये उनके लिए जो शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं कंक्लूजन। नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर एक्टिज्म क्या होता है, इसको स्पेलिंग को ठीक कर लेना, ठीक है। तो शेयर होल्डर एक्टिज्म जो होता है एक तरीके से रेफर्स टू द एक्शन टेकन बाय द शेयर होल्डर टू इन्फ्लुएंस द कंपनी डिसीजन, पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड इम्प्रूव कंपनी परफॉर्मेंस। तो देखो भाई, शेयर होल्डर तो आपको पता ही है कौन होता है, जो कंपनी के मालिक बन जाते हैं, शेयर खरीद लेते हैं। शेयर होल्डर एक्टिज्म जो होता है एक तरीके से एक्शन होता है जो किसके द्वारा लिया जाता है? शेयर होल्डर के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, टू इन्फ्लुएंस कंपनी के डिसीजन, पॉलिसीज, मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट
एंड द इम्प्रूव कंपनी परफॉर्मेंस, जिससे कि हमारी कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन मिले और कंपनी की परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाए। और यहाँ लिखा भी है शेयर होल्डर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं कॉर्पोरेट के गवर्नेंस में, रूल्स रेगुलेशन में। और इसके कुछ उद्देश्य भी हैं। सबसे पहला, इससे होता क्या है कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इससे होगा क्या, तो यानी कि कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर होती है, शेयर होल्डर के राइट प्रोटेक्ट होते हैं क्योंकि उनको बोलने का मौका मिल रहा है, ठीक है, और उनको पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है, मैनेजमेंट डिसीजन भी इन्फ्लुएंस होता है, कॉर्पोरेट की पॉलिसीज भी चेंज होती है। एंड मेथड क्या है शेयर होल्डर एक्टिविज्म का, तो सबसे पहला वोटिंग राइट, वोटिंग का अधिकार है इनको, किसमें, एनुअल जनरल मीटिंग में इनको बोलने का अधिकार है, वोट का अधिकार है। दे कैन अप्रूव और रिजेक्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये लोग अप्रूव भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फाइलिंग रिजोल्यूशन, शेयर होल्डर प्रपोज चेंजेस इन कंपनीज पॉलिसी और गवर्नेंस। डायरेक्ट डायलॉग होते हैं यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं मैनेजमेंट के साथ। प्रॉक्सी फाइट्स हैं यानी अटेम्प्ट टू गेन कंट्रोल कन्विंसिंग अदर शेयर होल्डर टू वोट अगेंस्ट मैनेजमेंट। लीगल एक्शन है, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, तो सबसे पहला डिमांडिंग रिमूवल ऑफ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, पुशिंग कंपनीज फॉर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक तरीके से शेयर होल्डर एक्टिविज्म जो होता है उसमें पुश किया जाता है कंपनी को सो दैट वो एनवायरमेंट के, वातावरण की जिम्मेदारी को निभाएं। इसकी कुछ अच्छाइयां हैं, जी हाँ बिल्कुल हैं। सबसे पहला आता है स्ट्रेंथन, अकाउंटेबिलिटी जो होता है वो यहाँ पे स्ट्रेंथन होती है, बेटर डिसीजन मेकिंग होता है एंड इन्वेस्टर। नेक्स्ट आता है कैन डिसरप्ट मैनेजमेंट ऑपरेशन, ठीक है, तो कंक्लूजन आप लोग पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोगों का नॉमिनेशन कमेटी एंड रेमोनेशन कमेटी क्या होता है। तो देखो भाई, नॉमिनेशन कमेटी का मतलब है कि यहाँ पे सिलेक्शन होता है और अपॉइंटमेंट होती है किसकी, डायरेक्टर की। जबकि रेमोनेशन कमेटी में क्या होता है, सैलरी और बेनिफिट्स को फिक्स किया जाता है, नाम से क्लियर है, रेमोनेशन मतलब सैलरी, सैलरी या बेनिफिट्स को फिक्स किया जाता है, जबकि नॉमिनेशन में आता है सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एट टॉप लेवल, यहाँ पे कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स के बारे में बात होती है, जबकि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एट टॉप लेवल, यानी फोकस किस पे किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे, जो कि टॉप लेवल के हैं। एंड उसके बाद आता है इसमें सुटेबल कैंडिडेट को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस जगह पे, अगर हमें इस जगह पे पर्सन चाहिए तो वो क्या सुटेबल है या नहीं, और यहाँ पे पे स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे राइट पीपल इन द मैनेजमेंट को इंश्योर किया जाता है, जबकि यहाँ फेयर एंड मोटिवेटिंग पे को पे किया जाता है, मोटिवेटिंग पे किया जाता है। यहाँ पे स्ट्रैटेजिकल और प्लानिंग रोल होता है, यहाँ पे फाइनेंशियल एंड मोटिवेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मोटिवेशन तो आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंबाइंड कमेटी, जिसे हम एनआरसी कहते हैं। एनआरसी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आता है इन इंडिया अंडर द कंपनी एक्ट 2013 गाइडलाइंस बताई गई, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोथ कमेटी आर ऑफ्टन कंबाइंड इनटू अ सिंगल बॉडी। मतलब कहने का मतलब ये है, जो कंपनीज एक्ट है 2013 और जो हमारा सिक्योरिटीज हैं एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन दोनों को की जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, उनको एक साथ कंबाइन कर दिया एक सिंगल बॉडी में, दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों कमेटी को कंबाइन करके एक सिंगल बॉडी बनाई गई, जिसको हम एनआरसी कहते हैं, ठीक है। एनआरसी के कुछ फीचर्स हैं, सबसे पहला तो यही है, मेनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसिस्ट करता है ये, ट्रांसपेरेंसी रहती है इन अपॉइंटमेंट एंड पे, कि अगर कुछ पे करना है या अपॉइंटमेंट करनी है किसी भी डायरेक्टर की या शेयर होल्डर की, तो यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंसी रहेगी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी तरीके से प्ले रोल करेगा। तो राइट पीपल एट द राइट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रीन गवर्नेंस क्या होता है, यहाँ पे आते हैं। हाँ, तो ग्रीन गवर्नेंस रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, यानी कि हम इसमें ये बात करने वाले हैं कि जो हमारा ग्रीन गवर्नेंस होता है वो एक तरीके से रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसिडरेशन into corporate governance practices ensure that companies operate in an environmentally responsible manner while achieving business goal। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि कंपनी जो भी अपना काम कर रही है वो तो करे, कंपनी जो ऑपरेट कर रही है वो करे, लेकिन इन्वायरमेंट को भी अपने साथ लेके चले, इन्वायरमेंटली भी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए अपने बिजनेस के गोल को अचीव करने के साथ साथ।
यानी मैनेजिंग अ कंपनी इन अ वे दैट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ऐसा काम करना है सो दैट हमारा वातावरण भी जो है वो प्रोटेक्ट रहे और सस्टेनेबिलिटी भी इससे प्रमोट हो। तो ग्रीन गवर्नेंस के यहाँ पे कुछ उद्देश्य हैं। सबसे पहला आता है एनवायरनमेंट डैमेज कम से कम होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होगी गवर्नेंस यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसके लिए, नेचुरल रिसोर्स के लिए। इन्वायरमेंटल लॉ एंड रेगुलेशन पे भी बात होगी एंड अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यहाँ पे जो है अवेयरनेस होनी चाहिए हमें अपने वातावरण के अवेयरनेस को लेकर के। ग्रीन गवर्नेंस के फिर से वही 5 पॉइंट्स है जो मैंने ऊपर समझा दिए थे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब मैंने ऊपर बताया था, ठीक है, वही पॉइंट्स है। नेक्स्ट आता है ग्रीन गवर्नेंस के कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो भी आप बना के लिख सकते हो। बेनिफिट्स पे आ जाते हैं, तो सबसे पहला आता है बेनिफिट, इन्वायरमेंट बेनिफिट यानी कि पोल्यूशन कम होता है, कंजर्वेशन होगा नेचुरल रिसोर्स का। इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करूँ तो कॉस्ट भी सेव होगी थ्रू एफिशिएंसी, लंबे समय के लिए प्रॉफिट देखने को हमें मिलेगा क्योंकि हम वातावरण को कम से कम यहाँ नुकसान पहुंचाएंगे, उससे कम से कम पोल्यूशन होगा, कम से कम चीज़ें नुकसान होंगी। सोशल बेनिफिट की बात करूँ तो पब्लिक इमेज बेटर होगी, स्टेक होल्डर का ट्रस्ट भी इससे बढ़ेगा। ग्रीन गवर्नेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडस्ट्री के अंदर सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना, प्लास्टिक यूजेस कम से कम करना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना और कंपनी अडॉप्ट करे ESG यानी एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर ले, ठीक है। ग्रीन गवर्नेंस के कुछ यहाँ पे चैलेंजेस दिए गए हैं। सबसे पहला यही है अवेयरनेस की कमी का होना, रेजिस्टेंट टू चेंज, डिफिकल्टी इन मेजरिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कि हम लोग जो है अपना काम करते करते ये भूल जाते हैं कि हमें अपने वातावरण को इम्पैक्ट जो चीज़ें कर रही है वो कौन कौन सी हैं, उसको कैसे ठीक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेबी का, ठीक है, एक मिनट। तो जो सेबी का क्वेश्चन है कि वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है हमारा सेबी का। तो सेबी का जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो इसके अंदर जो है हमारी डेफिनेशन एंड इस्टेब्लिश बताया गया है कि भाई जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो एक तरीके का रेगुलेटरी अथॉरिटी है दैट कैन कंट्रोल एंड सुपरवाइज द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। यानी कि जो हमारी सेबी है वो एक तरीके से रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया, कि हमारे भारत देश के अंदर जो इंडिया है उसके अंदर जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है उस पे ये कंट्रोल करती है सेबी और उसको सुपरवाइज करती है। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1988 में ये एस्टैब्लिश हुई थी गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स के साथ इन 1992 अंडर द सेबी एक्ट 1992 आज हम पढ़ते हैं। एंड सिंपल वर्ड्स में बोले तो सेबी प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर्स को, इंश्योर करती है दैट द स्टॉक मार्केट ऑपरेट इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। एक तरीके से सेबी प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर कौन, जो पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, जो पैसा लगाते हैं उनको इंश्योर करती है कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट को ऑपरेट करना है एक फेयर वे में एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में। सेबी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि सेबी जो है वो इन्वेस्टर के बारे में ज़्यादा सोचती है एंड इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है, उनके साथ फ्रॉड करवाना नहीं चाहती है। एंड साथ ही साथ टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट, एक तरीके से सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करवाती है। कैपिटल मार्केट में जो डेवलपमेंट होता है उसको भी ये प्रमोट करती है सेबी एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और सेबी जो होती है वो फ्रॉड को प्रिवेंट कर लेती है, साथ ही साथ जो ट्रेड प्रैक्टिसेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है वो ना हो, जो हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी या पैसों रिलेटेड कोई भी चीज़ें स्कैम ना हो, इसीलिए सेबी उन पे जो है बात करती है, उनके बारे में सोचती है एंड तभी वो निगरानी रखने का काम करती है। सेबी के कुछ फंक्शंस हैं, सबसे पहला आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव में आता है कि इन्वेस्टर्स जो प्रोटेक्ट रहें, फ्रॉड से, माल प्रैक्टिस से बचे रहें, इनसाइडर ट्रेनिंग प्रिवेंट करती है, प्रमोट करती है फेयर प्रैक्टिस को मार्केट के अंदर। रेगुलेटरी फंक्शंस में आता है आप लोगों का फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्टर एंड रेगुलेट ब्रोकर, सब ब्रोकर, इंटरमीडियरीज, कि अगर हमें पैसा लगाना होता है स्टॉक मार्केट में डील करना होता है तो हम कई बार ब्रोकर भी ढूंढते हैं एंड रजिस्टर्ड जो होते हैं रेगुलेट ब्रोकर जो होते हैं उनके साथ हमें काम करना चाहिए। एंड टेक कंट्रोल करती है टेक ओवर ऑफ द कंपनीज।
डेवलपमेंट फंक्शंस में आता है कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस को भी प्रमोट करती है सेबी, साथ ही साथ इनकरेज करती है फेयर एंड एफिशिएंट मार्केट प्रैक्टिसेस को एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को भी जो है डेवलप करती है। सेबी के कुछ पावर्स है, जैसे कि सबसे पहली पावर है मेक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम सेबी के पास है। इंस्पेक्ट करती है, चेकिंग करती है, अकाउंट्स कंपनीज के खाते को चेक करना, पेनल्टीज एंड फाइन को इम्पोज करना एंड जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही है उन पे बैन लगाना सेबी का काम है। एंड पावर टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडियरीज। रोल्स क्या, सेबी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या रोल है, तो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना, कंपनीज डिस्क्लोज करें, ट्रांसपेरेंसी रखें, कुछ भी चीज़ हाइड ना करें, छुपाएं ना, क्योंकि जो छुपाते हैं वहीं से स्कैम होते हैं एंड वो कुछ टाइम बाद जाके पता चल ही जाते हैं कि ऐसे-ऐसे स्कैम हुआ है या ऐसे-ऐसे धोखाधड़ी हुई है। एंड फिर आता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर को भी प्रोटेक्ट करती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करें और मॉनिटर रजिस्टर्ड कंपनीज में मॉनिटर होनी चाहिए लिस्टेड कंपनी, जैसे सेबी इंट्रोड्यूस क्लॉज 49 एंड एलओडीआर रेगुलेशन 2015 फॉर बेटर गवर्नेंस। बेटर गवर्नेंस के लिए कुछ यहाँ रेगुलेशन एंड क्लॉज बताए गए हैं। सबसे उसके बाद आता है सेबी के कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं कि अगर सेबी इतना काम कर रही है तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला तो इन्वेस्टर के प्रति ट्रस्ट बिल्ड होता है, फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस इंश्योर होती है, स्कैम फ्रॉड से हम बचते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम भी स्ट्रेंथ होती है। सेबी की कुछ बुराइयां भी हैं, तो सबसे पहली बुराई जो आती है वो यही आती है कि लिमिटेड कंट्रोल रहता है ओवर अनलिस्टेड कंपनीज पे, डिले हो जाता है इन्फोर्समेंट इन सम केसेस, कुछ केसेस में इन्फोर्समेंट में डिले हो जाता है सेबी के द्वारा। एंड फिर आता है नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, ठीक है, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सले एक्ट जो है 2002 का, वो क्या बताता है हमें, तो ऑक्सले एक्ट जो है एक तरीके से यूएस फेडरल लॉ है जो कि इनेक्टेड हुआ था 2002 में, और उसके बाद किस लिए हुआ था, ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके, उनके लॉ जो हैं, रूल्स जो हैं, लार्ज कंपनीज को कैसे गवर्नेंस करना है, कैसे चलाना है। तो ये उसको और बेटर वे में ऑक्सले एक्ट आया था, जिससे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर जो है एनहांस होने चाहिए और कॉर्पोरेट फ्रॉड को प्रिवेंट किया जा सके, मतलब कॉर्पोरेट फ्रॉड फ्रॉड को पकड़ा जा सके। अब देखो इतने सारे फ्रॉड्स जो जिन्होंने वन शॉट देखी है, तो उन्हें पता होगा कितने सारी कंपनीज में कौन-कौन से फ्रॉड किस-किस ईयर में कब-कब हुए थे। तो देखो भाई सीधी-सी बात है, जब फ्रॉड हो ही जाते हैं तो उसलिए ताकि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे हमने एक पूरी बुक पढ़ी कि किस तरीके से रूल्स रेगुलेशन और कंट्रोल किया जाएगा एंड ये इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर मेजर कॉर्पोरेट स्कैंडल। देखो आ गई ना बात वही घूम फिर के कि जो भाई कॉर्पोरेट स्कैंडल जो हुए थे ना, बहुत बड़े बड़े स्कैम जो हुए थे, लाइक इनरोल हो गया, वर्ल्ड कॉम हो गया, तो इनके बाद ही ऑक्सले एक्ट आया था। और जो ऑब्जेक्टिव है सो एक्स एक्ट का, तो यहाँ पर ना एक यहाँ पे अ, बताया गया है, मतलब ऑक्सले को ही शॉर्ट में एसओएक्स कहते हैं, क्योंकि सनबर्न ऑक्सले एक्ट था ये। तो एसओएक्स एक्ट का जो उद्देश्य था वो यही था कि इन्वेस्टर जो है वो प्रोटेक्ट रहना चाहिए, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बचा रहे, एंड एक्यूरेसी इंप्रूव होए, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर में रिलायबिलिटी होनी चाहिए, झूठ पे नहीं चलना चाहिए, झूठे चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अकाउंटेबल, जवाबदेही, फेयरनेस, ऑनेस्टी के साथ काम होना चाहिए कंपनीज में, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस भी स्ट्रेंथन में आनी चाहिए एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट भी इससे इंक्रीज होता है, इसीलिए ऑक्सले एक्ट बनाया गया था। प्रोविजंस क्या है, सेक्शन 302 है, 404 है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इसके ऑक्सले एक्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। तो देखो भाई सबसे पहला तो सेक्शन 302 जो है वो है सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेशन, यानी सीईओ एंड सीएफओ मस्ट सर्टिफाइड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्यूरेट, ये जो हमारे फाइनेंशियल के स्टेटमेंट हैं बिल्कुल एक्यूरेट है, ये एक तरीके से सर्टिफाई कर देते हैं। दे आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, एक तरीके से खुद ही पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाता है किसी भी फ्रॉड के लिए या फिर किसी भी मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए। इंटरनल कंट्रोल सेक्शन 404 कहता है कंपनीज मस्ट मेंटेन स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि कंपनी जो है उसको मेंटेन करना चाहिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसका होना चाहिए। ऑडिटर मस्ट वेरीफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस कंट्रोल, ऑडिटर जो है वो भी वेरीफाई करे कि इन जो कंट्रोल पे जो इफेक्टिवनेस है वो किस प्रकार से है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑडिट कमेटी में आता है, दिस कमेटी ओवरसी
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग होनी चाहिए। कंपनी मस्ट हैव इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी, कंपनीज के पास अपने इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी होनी ही चाहिए। एंड प्रोविजन होना चाहिए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, जैसे कि कोई अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाओ, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, डॉक्यूमेंट टेम्परेरिंग हो रही है, मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से पेनल्टी पे बात करेंगे जो भी फ्रॉड करेगा। क्योंकि देखो अगर फ्रॉड होते रहेंगे और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर फ्रॉड बढ़ते ही जाएँगे, स्कैम बढ़ते ही जाएँगे, रुकेंगे नहीं। व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन में आते हैं, एम्प्लॉयी रिपोर्टिंग फ्रॉड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रिटेलाइजेशन, यानी कि एक तरीके से ये भी एक प्रोटेक्शन है, ठीक है, कि भई फ्रॉड को पकड़ो, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करो। डिस्क्लोज़ रिक्वायरमेंट में वही है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस क्या है? एसओएक्स एक्ट का इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रिस्टोर होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इससे इम्प्रूव होनी चाहिए। एंड कॉर्पोरेट फ्रॉड के जो चांसेस हैं वो पहले के मुताबिक कम हो जाएँ, क्योंकि अगर हम सही तरीके से चलेंगे, सही तरीके से काम करेंगे तो फ्रॉड कम होंगे। फ़ायदे क्या हैं इसके? बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन इम्प्रूव होगी और मैनेजमेंट जो होगा वो जवाबदेही होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। बुराई क्या है? कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है, स्मॉल बिजनेस पे बर्डन आ जाएगा और हाई कंप्लायंस कॉस्ट आती है कंपनीज के लिए, क्योंकि कोई भी काम यहाँ पे फ्री में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैरॉल मॉडल्स, जो आता है वो एक तरीके से जो है ऑफ सीएसआर है। सीएसआर ना मैंने आपको काफ़ी अच्छे से ऊपर बताया था, ठीक है। हुँ। तो जो कैरॉल मॉडल ऑफ सीएसआर है वो डेवलप किया गया था बी कैरॉल के द्वारा, ठीक है। एंड ये एक्सप्लेन करता है दैट अ कंपनी हैज़ 4 लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसकी 4 तरह की ज़िम्मेदारी, 4 लेवल की ज़िम्मेदारी होती है सोसाइटी के प्रति, ठीक है। फॉर्मिंग अ पिरामिड स्ट्रक्चर, ठीक है। एक फॉर्म किया गया पिरामिड स्ट्रक्चर के फॉर्म में उन्होंने बताया था। तो सबसे पहला तो यही आता है। कैरॉल सीएसआर पिरामिड जो है ये 4 लेयर्स पे बात कर रहा है। सबसे पहला आता है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम बेस लेवल कहते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रहती है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बिज़नेस के प्रति, ठीक है। और जैसे कि गुड्स का प्रोड्यूस होना, सर्विस देना ताकि हमें प्रॉफ़िट हो और सर्वाइवल हो और कंपनी की ग्रोथ हो। तो ये एक प्राइमरी ज़िम्मेदारी बनती है बिज़नेस की। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है बिज़नेस मस्ट फॉलो लॉज़ एंड रेगुलेशन, कि बिज़नेस को ना अपने कानून और रेगुलेशन जो भी है उसको फॉलो करना चाहिए। ऑपरेट विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री, और कंट्री के लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा ही इसको ऑपरेट करना चाहिए। जैसे टैक्स का टाइमली पे कर देना, लेबर लॉ को फॉलो करना। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डूइंग व्हाट इज़ राइट, फेयर, जस्ट बियॉन्ड लीगल रिक्वायरमेंट, और एक तरीके से ऑनेस्टी के तरीके से काम करना, फेयर ट्रीटमेंट देना हर एक एम्प्लॉयी को, ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ज़िम्मेदारी है, ठीक है। फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टॉप लेवल होती है, जैसे कि गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, जैसे डोनेशन देना, पैसा ज़्यादा आया है कंपनीज़ के पास तो चैरिटी में पैसा लगाना, एजुकेशन एंड हेल्थ को सपोर्ट करना, ये सब आता है। कैरॉल मॉडल के ना कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला वही हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है पिरामिड फॉर्म में। इकोनॉमिक ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंडेटरी है एंड वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट मेकिंग है एंड समाज के बारे में भी सोचे। कैरॉल मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंस है, वही सेम आप बना के लिख सकते हो फीचर से, ठीक है। और क्रिटिसिज्म्स आते हैं कि भाई सबसे पहला तो यही है कि डिफ़िकल्ट टू बैलेंस ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली, कि डिफ़िकल्टी आती है बैलेंस करने में, हर एक की ज़िम्मेदारी बराबर करने में। एंड मे नॉट अप्लाई इक्वली ऑल द कंट्री और कल्चर, हर एक कल्चर या हर एक कंट्री में इसको जो है इक्वली अप्लाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ना वो आता है शॉर्ट नोट का, और इसमें से हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं वो मैं स्किप कर दूँगी, ठीक है। जैसे इसमें से डायरेक्टर हम पढ़ चुके हैं, कंपनीज़ एक्ट पढ़ चुके हैं, बीओडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी के हम देख लेते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है? तो देखो भाई, पब्लिक इंटरेस्ट रेफर्स टू द वेलफेयर एंड वेल-बीइंग ऑफ द जनरल पब्लिक। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब होता है एक तरीके से वेलफेयर है, वेल-बीइंग है जनरल पब्लिक के लिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है एक तरीके से
उसमें ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो इसके अंदर कंपनीज़ आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट, इट आल्सो इन अ वे दैट बेनिफिट्स सोसाइटी एट लार्ज। यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या फिर से वही बात आ गई कि यहाँ पर जो है हम सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, यहाँ पे हम एक तरीके से जो है बेनिफिट सोचते हैं सोसाइटी का, समाज का लार्ज लेवल पे, ठीक है? तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बात होती है, जैसे कि ऊपर भी पढ़ाया था मैंने आपको, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का होना, कंज्यूमर की सेफ्टी होना, एथिकल बिहेवियर होना, ठीक है? इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा, पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेपुटेशन अच्छी होगी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होगी। इनसाइडर ट्रेडिंग में आता है, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी यूजिंग कॉन्फिडेंटल अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है यहाँ पे सिक्योरिटी बाय हो रही है, खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, किसकी मदद के द्वारा? यूजिंग कॉन्फिडेंटल अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। कंपनी से छुपा के अनपब्लिश इस तरीके से, जैसे कि कंपनी एग्जीक्यूटिव बाइंग शेयर बिफोर अ मेजर अनाउंसमेंट टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, ये आप वहाँ लिख सकते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में पढ़ा चुकी हूँ, डायरेक्टर आपको बता ही दिया, पीओडी भी पढ़ा दिया। कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एक तरीके से ग्रुप ऑफ इलेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए और डायरेक्ट करने के लिए, तो उसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है? शेयर होल्डर तो मैंने बता ही दिया था ऊपर आपको, ठीक है? व्हिसल ब्लोइंग भी शायद बता दिया था। व्हिसल ब्लोइंग जो होता है एक तरीके का एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग अनएथिकल, इल्लीगल, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी विद एन ऑर्गेनाइजेशन। अ पर्सन हु रिपोर्ट सच इश्यूज आर कॉल्ड व्हिसल ब्लोअर। व्हिसल ब्लोइंग क्या होती है? एक रिपोर्टिंग होती है, जैसे कि कोई कंपनी के अंदर अनएथिकल कर रहा है, कोई इल्लीगल कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, कुछ भी, तो वो व्हिसल ब्लोइंग है। और कोई भी व्हिसल ब्लोअर वो पर्सन होता है जो कि उस पर्सन के जो धोखाधड़ी कर रहा है उसके बारे में बताता है, उसको व्हिसल ब्लोअर कहते हैं। कंपनी जो है इनकरेज करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन देती है व्हिसल ब्लोअर को, सो दैट कैन रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग विदाउट फियर, ठीक है? इट हेल्प इन डिटेक्टिंग फ्रॉड, फ्रॉड को पकड़ा जाता है। इन ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है, गवर्नेंस स्ट्रेंथ होता है। एजेंसीज है, लास्ट टॉपिक है। एजेंसी कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एजेंसी कॉन्सेप्ट कम फ्रॉम द एजेंसी थ्योरी से आया, और एजेंसी थ्योरी मैंने ऊपर पढ़ाया भी था। प्रिंसिपल और एजेंट की थ्योरी जो होती है ओनर एंड मैनेजर की, ठीक है? इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज व्हेन मैनेजर एक्ट इन देयर ओन इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है वो मैनेजर जो होता है और साथ ही साथ जो आपके शेयर होल्डर उनके बीचों बीच हो जाता है, ठीक है? जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म जैसे ऑडिट, इंसेंटिव, मॉनिटरिंग हेल्प रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट। एक तरीके से इन सब चीज़ों से, इंसेंटिव से, मॉनिटरिंग से, ऑडिट से कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया, मैंने काफ़ी डिटेल में कराया, और वन शॉट भी ज़रूर देख लेना इसका। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।